नमस्कार सभी को। टुडे वी विल डिस्कसिंग द थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स पार्ट 2। हमने पहले पार्ट 1 के अंदर वी वर डिस्कसिंग अबाउट अल-बिरूनी एंड इब्न बतूता एंड देयर ऑब्जर्वेशन अबाउट द इंडियन सोसाइटी एंड हिज बुक्स रिहाला एंड किताबुल हिंद। नाउ स्टार्ट। अब फ्रांसिस्को बर्नियर जो है एक डॉक्टर है और डॉक्टर के साथ साथ बहुत सारी उसके अंदर क्वालिटी है। एक दार्शनिक भी है, हिस्टोरियंस भी है और एक ट्रेवलर्स भी है, एक राइटर्स भी है। बहुत सारे प्रोफेशन इन्होंने फाइंड गेट कर रखे हैं, बहुत सारी क्वालिटी इनके अंदर है। जो फ्रांसिस बर्नियर है वो फ्रेंच बाई बर्थ है और डॉक्टर बाई प्रोफेशन है। अब पॉलिटिकल फिलोसफर और हिस्टोरियंस भी है साथ के साथ। और ये जब इंडिया में आते तो उसमें मुगल एम्पर चल रहा होता है और उसके अंदर इन्होंने सर्च करते हैं अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे रहते हैं और उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पे ये 12 ईयर्स रहते हैं, 1656 टू 1668 तक यहाँ पे ये रहते हैं। ये फिजिशियन है। तो दारा सिक्को जो कि शाहजहाँ का बेटा है, ये उनके साथ रहते हैं, उनका इलाज करते हैं और इनसे काफ़ी खुश होते हैं शाहजहाँ और इनको एक तरह से साइंटिस्ट के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं मुगल कोर्ट के अंदर। और ये काम करते हैं दानिशमंद खान जो कि एक साइंटिस्ट है और वो आर्मेनियन है और नोबल है मुगल कोर्ट के अंदर। इनके वो साथ काम करते हैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए फिजिशियन, डॉक्टर, सलाहकार। काफ़ी इनको अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलती है। बर्नियर ट्रैवल करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड रोट अकाउंट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। वह कंपेयर करता है सोशल कंडीशन इन इंडिया विद द सिचुएशन ऑफ यूरोप। इनकी अकाउंट की विशेषता ये रही कि जो पहले हमने पढ़ा इब्न बतूता के बारे में और बर्नियर के। उन्होंने यहाँ की ज़रूर सोशल जो प्रॉब्लम्स को फेस किया, कुछ यहाँ की रीति रिवाज को पढ़ा या रिलीजियस बिलीफ को पढ़ा, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन ज़रूर किया, लेकिन उन्होंने कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाया। लेकिन इनकी विशेषता ये क्या थी कि इन्होंने कंपैरिजन किया सारी कंडीशन का। हमारे जितने भी एक्टिविटी इन्होंने देखी, जितनी प्रैक्टिस देखी इंडिया की, हो सकता है कुछ चीज़ें गलत रही हों लेकिन सारी चीज़ें हमारी गलत नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि कंपैरिजन किया यूरोप के साथ और इन्होंने यूरोप को अच्छा दिखाने की कोशिश की है अपने अकाउंट के अंदर। यहाँ की जितनी भी बातें ये लिखते हैं उसमें कहीं ना कहीं नुक्स निकालते हैं और डाउन अर्थ कर देते हैं विद यूरोप के साथ। जब कंपैरिजन करते थे यूरोप को ऊपर दिखाते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, उनको बेटर बताते हैं, लेकिन यहाँ पे बैट नहीं बताते हैं। इन्होंने जो किताब लिखी वो डेडिकेट की इन्होंने लुइस सोलमे को, जो कि क्या है, किंग है फ्रांस के। और इनको पब्लिश किया गया इनका जो भी मुगल एम्पायर, ट्रैवलर इन मुगल एम्पायर के नाम से इन्होंने अपना किताब लिखा था। तो वो छपा 1670 टू 71 के बीच। ट्रांसलेटेड किया गया बहुत सारी लैंग्वेज के, इंग्लिश, डच, जर्मन, इटली, और बाद में बहुत सारी बार, कम से कम ये बताया जाता है कि 80 बार इनका दोबारा से रिप्रिंट किया गया था इनके अकाउंट को। ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, ये रहे इन्होंने पूरी मुगल एम्पायर के बारे में, यहाँ की सिटीज़ के बारे में, यहाँ की हर सिचुएशन के बारे में इन्होंने लिखा है। क्या कहते हैं, बर्नियर ने ट्रैवल किया यानी कि यहाँ पे विजिट किया और डिटेल पूरी ऑब्जर्वेशन की, यहाँ की पूरी क्रिटिकल इंसाइट से ऑब्जर्वेशन की कि अंदर घुस के उनको क्रिटिकल की कमी क्या है, विशेषताएं क्या है, सारी चीज़ें उन्होंने देख के अपने अकाउंट में लिखी। और इन्होंने कंपेयर किया उस समय के यूरोप को किसके साथ, इंडिया के साथ। हालांकि इंडिया इस समय टूटे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था और मुगल शासन यहाँ पे चला हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी कमियां भी थी, तो उन कुछ विशेषताएं भी थी। उन विशेषताओं को न दर्शा के हमारी कमियों को उन्होंने दिखाया और इन्होंने सिक्योरिटी किसकी दिखाई, इंडियन यूरोपियन सोसाइटी की। क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, इन्होंने
क्रिटिकल इंसाइट जो किया, इनका क्रिटिकल व्यू जो था वो की कमियां बताना, कंपैरिजन करना। उनके सबसे पहले बताते हैं लैंड ओनरशिप, कि भूमि पे मालिकाना किसका हो। ये कहता है कि सबसे जो फंडामेंटल डिफरेंस था ना मुगल इंडिया और यूरोप के अंदर, वो था लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी कोई यहाँ पे भूमि नहीं होती है। इन सोसाइटी के अंदर सब कुछ क्या है, राजा का है, जो किंग है, जो बादशाह है, उसका ही सब कुछ है। यहाँ पे ये माना जाता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई अता पता नहीं है। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं। लेकिन यूरोप के अंदर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो क्राउन है ना, वही सारी लैंड का मालिक है। क्राउन यानी कि राजा, राजा यानी कि जो बादशाह है मुगल में, और मुगल बादशाह जो है वही सारी लैंड के क्या है, मालिक है। और ये हार्मफुल है दोनों के लिए, स्टेट के लिए भी और पीपल के लिए भी। क्यों स्टेट के लिए, किस लिए, कि भाई जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेगी। अब मैन क्या है, वो उनकी है नहीं जमीन, तो क्या करेंगे, उस पर कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसी लैंड है वैसी रखेंगे, जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही वो बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि उनकी तो लैंड है नहीं, वो मर जाएंगे तो उनके बेटे को तो मिलने से रही, तो क्या करेंगे, उसमें सुधार नहीं करेंगे। जिससे क्या होगा, रेवेन्यू जो घटेगा किसका, स्टेट का, तो स्टेट को ये नुकसान होगा। तो ये बताते हैं कि जो ये ओनरशिप का सिस्टम चला हुआ है क्राउन का, ये गलत है। और ये गलत है क्या, दोनों के लिए नुकसानदायक है। वो ये सोचता है कि मुगल एम्परर जो है ना, वो सारे के मालिक हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे किसको, सारी जमीन को नोबल्स के बीच में। गरीबों को या किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है। वो सारी की सारी किसके नाम चले जाएगी, या तो मुगल एम्परर के, या उसके रिश्तेदारों में, या उनके मित्रों के अंदर वो बट जाएगी। वो इस चीज पे काफी आर्ग्यू करता है कि भाई ये जो ओनरशिप का सिस्टम है जो क्राउन का, इससे क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए उनके चिल्ड्रन को। लेकिन क्या होना चाहिए, जो किसान है या फार्मर है तो उस समय का, उसको जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब क्राउन ओनरशिप होगा तो उससे क्या होगा, वो जो लैंड है वो कहाँ चली जाएगी, दूसरे बादशाह के नाम पे, अब उसका हक हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो गलत बताता है। तो वो ये कहता भी है कि भाई इसके अंदर क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और किसकी, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन की। ये कब होगा, जब हम क्राउन का जो ओनरशिप है उसको ख़त्म कर देंगे। हम क्या ला देंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी ला देंगे। यानी कि लैंड पे जो हक है वो प्राइवेट निजी हो जाएगा, जो बो रहा है उसका हक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और साथ में क्या होगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर लैंड भी एक्सपेंड होगी। लेकिन अब नहीं कर सकते तो क्या होगा इसके बाद, अब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये क्या करती हैं, अब प्रिवेंट कर देती हैं किसको, इम्प्रूविंग द लैंड लॉर्ड्स एंड इट्स। लेकिन वेस्ट इंडिया के अंदर तो ऐसा हो रहा है कि इम्प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन वेस्टर्न की यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पे मेंटेन की गई है एंड इम्प्रूव की गई लैंड थ्रू किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेस पे। वहाँ पे क्या है, किंग क्या करता है, लेता जरूर है, रेवेन्यू तो लेता है, टैक्स तो लेता है ऑन द लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पे, लेकिन वहाँ क्या है, वो अपने हक नहीं जताता है। इसलिए क्या, किसान एक फिक्स, मान लीजिए 10 रुपीज़ उसको देने हैं, और उसकी उत्पादन प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 20, तो 10 तो उसको बच रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। उससे क्या होगा, दोनों का फायदा होगा। कि 10% देना ना, तो 10% 30 का देगा तो ज़्यादा बनेगा ना। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 10% दे रहा हो तो वो बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसलिए दोनों को नुकसान हो रहा है। और इसी का कारण क्या है कि यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, और यहाँ के जो पीजेंट हैं वो दबाव महसूस कर रहे हैं। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डे बाय डे डिक्लाइन होता जा रहा है। रूलिंग एस्टोक्रेटी, जो राजा हैं या उनके नोबल्स हैं या उनके फ्रेंड हैं, उनकी बजाय उनका डे बाय डे क्या हो रहा है, पतन होता जा रहा है। बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया, कुछ सोशल कंडीशन के बारे में बताता है कि जो इंडियन सोसाइटी है वो अंडर डिफ्रेंशिएट मासेज है, वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। कि यहाँ पे देखने को मिलता है मिडिल क्लास तो है ही नहीं, या तो रिच पर्सन है या फिर बिल्कुल पुअर पर्सन है। पुअर नहीं, बिल्कुल पुअर पर्सन है, मिडिल क्लास का कोई नहीं है यहाँ पे।
तो काफ़ी बड़ी खाई है अमीर और गरीब के बीच में। वो बताता है कि यहाँ पे रिच और पुअर है, लेकिन देर नो मिडिल क्लास इन दी स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर कोई मिडिल क्लास नहीं है। जैसे उन्होंने देखा कि काफ़ी गरीब देखा और काफ़ी अमीर देखा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो यहाँ पे मिडिल क्लास का कोई रोल नहीं है ही नहीं। A Bernier description on the Mughal emperor and his subject। मुगल एम्परर यानी कि राजा के बारे, बादशाह के बारे में और उनकी प्रजा के बारे में क्या करता है, बर्नियर डिस्क्राइब करता है। मुगल एम्परर जो है ना, वो ऐसी राजा ऐसा है जो बैगर और बार्बियंस का है, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनका राजा है, जो भयानक डकैत हैं उनका राजा है। और इनकी जो सिटी है ना, मुगल सिटी जो है और यहाँ के टाउन्स जो हैं बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और प्रदूषित हैं विद इल एयर। एंड यहाँ के जो खेत खलियान है ना, यहाँ के फील्ड हैं, वो बिल्कुल यहाँ झाड़ियों से भरे हुए हैं और बिल्कुल फुल ऑफ क्या है, दलदल से भरे हुए हैं। यहाँ की जो खेत खलियान है बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है। और इसकी जिम्मेदारी कौन है, किसको देता है, इसकी प्रॉब्लम जो है ये, इस प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है, क्राउन ऑफ, जो क्राउन है वो है। और क्राउन भी क्यों, क्योंकि उसने सारा क्या कर रखा है, लैंड ओनरशिप का चार्ज अपने हाथ में ले रखा है, इसलिए वो सबसे खराब है। बर्नियर आगे कहता है कि ये जो अब प्रैक्टिस जो चल रही है ना, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड की, इसके अंदर नो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, कि प्रॉपर्टी का को ओनरशिप है ही नहीं। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, और ये नहीं बनता तो यहाँ पे सब कुछ खराब ही चल रहा है। लेकिन ये चीज़ तो बर्नियर ने कह दिया कि ऐसा उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में, लेकिन मुगल ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं, हमारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को चैलेंज करते हैं, इस फैक्ट को ना बर्नियर के चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि होल सोल जो पावर है, ओनर है, वो लैंड का स्टेट है, यानी कि राजा जो है वो पूरी पावर का यूज करता है, ऐसा तो कहीं नहीं मिला। क्योंकि अफजुल फजल ने लिखा है अकबरनामा, जो कि अकबर के दौरान लिखा गया था, तुझ की बाबरी लिखी गई है। तो इसके अंदर कहीं भी हमें ये हुमायूंनामा लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा, तो उसमें कहीं भी ये चीज़ें नहीं दे रखी कि लोग जो हैं, जो लोग हैं उनको हक नहीं है, राइट नहीं है अपनी लैंड का, बल्कि उसमें तो ये कह रखा है कि भाई उनसे रेवेन्यू जरूर लिया जाता है, लेकिन किसके बदले लिया जाता है, उनको प्रोटेक्शन देने के बदले, उनके वेलफेयर स्कीम लेने के लिए, उनके एक किराए के रूप में हम पैसा ले रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब बर्नियर जो कहता है कि नहीं, ये लैंड रिवेन्यू तो बहुत हाई है, जब हाई है तो लैंड रिवेन्यू अगर लिया जा रहा है, हाई है, तो कहीं ना कहीं लैंड ओनरशिप नहीं है। तो ये बात तो उनकी ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो कंपैरिजन करते हैं और यूरोप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद ये बात उनकी ठीक नहीं थी। नेक्स्ट क्या कहता है जी, ओरिएंटल, द आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। अब इसके अंदर क्या है, निरकुश, डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप यानी कि एक व्यक्ति का रूल, निरकुशवाद यानी कि जो व्यक्ति ने कह दिया वही बात होगी, यानी कि किंग कौन होते हैं, अब किंग ने जो बात कह दी वही तो बात बनेगी। तो अब बर्नियर जो हैं वो कहीं ना कहीं लैंड ओनरशिप की बात उठाते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं वेस्टर्न थॉरिस्ट को, जो दार्शनिक हैं वहाँ के विचारक हैं उनको करते हैं 18वीं शताब्दी के दौरान। उनके जो विचार हैं जो उन्होंने लिखे कि लैंड ओनरशिप के कितने नुकसान हैं, इस बारे में वो लोगों को सचेत करते हैं, जो कि वेस्टर्न जो विचारक हैं, दार्शनिक हैं या फिलोसफर हैं, उनके बारे में वो लिखते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं। एक फ्रेंच के फिलोसफर हैं मोंटेस्क्यू, वो बर्नियर के इस बात को, इस अकाउंट को यूज करते हैं और डेवलप करते हैं आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिक्टेटरशिप। निरकुशवाद का जो सिद्धांत है वो देते हैं कि भाई डिक्टेटरशिप हो सकती है, और वो इस चीज़ को एशिया में लागू करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ के जो किंग है, एशिया जो है, पश्चिमी एशिया जो अपने देश के बारे में ज़्यादातर, कि यहाँ की सारी पावर जो है ना अथॉरिटी की, वो किसके द्वारा यूज की जाती है, किंग के द्वारा यूज की जाती है। और उनके सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं होता उसमें, जो वो कहते हैं किंग वही बात हो जाती है, उनके सब्जेक्ट उसको फॉलो अप करते हैं। सारी जमीन के जो मालिक है ना, इनके राजा हैं।
और जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है ही नहीं। यहाँ तो कौन है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसकी है, किंग की। और जितने भी पीपल हैं वहाँ के, जितनी भी प्रजा हैं वहाँ की, वो क्या करती है, किंग और नोबल को स्वीकार करती हैं और उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है, बल्कि वो क्या करती हैं, मुश्किल से वो सरवाइव कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, सरवाइव करने के लिए वो मर रही है, लेकिन किंग का क्या नहीं कर रही है, विरोध नहीं कर रही है। कंसेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, भाई 19वीं शताब्दी में जो कहता है ना, एशियाई जो प्रोडक्शन है उसकी एक सिद्धांत दिया गया बाय द कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो कहते हैं ना, वो डेवलप करते हैं एक आइडिया ओरिएंटल लिटरेचर की तरह ही, वो कहते हैं एशियाई मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो एशियाई उत्पादन जो शैली है उसके बारे में ये बताते हैं कि भाई मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स है, ये बहुत बड़े सोशलिस्ट हुए हैं, इन्होंने पूरी क्रांति कर दी थी, सोशलिस्ट के फादर माने जाते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स वो ऑब्जर्व करते हैं कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद के पहले, कि जो सरप्लस प्रोडक्शन है ना, यानी कि क्रॉप बोई, भाई क्रॉप अपने खाने के लिए रख ली, बाकी सरप्लस हो गई, सरप्लस क्या करेंगे, हम बेच देंगे। तो उस पर किसका हक है, टोटली किसका हक है, स्टेट का हक है। ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पे अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले की ये बात बता रहा है कि अंग्रेज नहीं आए थे, जब तक वहाँ क्या होता था, किंग होते थे, और सरप्लस सारी प्रोडक्शन कौन ले जाता था, राजा ले जाता था, सारी की सारी वो अपने पास रख लेता था। और इसके बाद क्या होता है भाई, जो सोसाइटी जो है ना, उसमें लार्ज जो संख्या है, जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो किसकी है, वो सारी की सारी विलेज कम्युनिटी की है, वहीं से ये चीज़ें आती हैं। और ऐसे समाज के अंदर जो है, लोग जो हैं ग्रामीण हैं, उनको इतनी समझ नहीं पैदा हुई है, अभी डेमोक्रेसी या सोशलिस्ट आने की वो सोच भी नहीं रहे हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और राजा को सारी सौंप देते हैं। और वो क्या करते हैं, इंपीरियल कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। ये गांव के जो लोग हैं वो राजा की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये जो गांव हैं, ये अपनी जितनी भी सरप्लस चीज़ें हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी राजा को सौंपते रहते हैं बिना कुछ कहे। और ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, ऐसे बेच सरप्लस होती रहेगी और बेचते रहते हैं। तो मार्क्स जो है इसके रिगार्डिंग एक सेगमेंट देते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, इस प्रणाली को वो क्या मानते हैं, डेड प्रणाली, डेड सिस्टम मानते हैं, कि ये कोई प्रणाली नहीं है, इसमें क्या है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। अगर यही प्रोडक्शन, एशियाटिक मोड्स प्रोडक्शन अगर रहता है ना सारे समाज के अंदर, तो इससे क्या है, समाज का कोई उत्थान नहीं हो सकता, लोगों को कुछ नहीं हो सकता है, लोगों को डेवलपमेंट नहीं आ सकते, क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो नीचे के नीचे बैठे रहेंगे। नेक्स्ट, मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी, भाई सोसाइटी के बारे में कुछ रियलिटी ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि भाई बर्नियर की डिस्क्रिप्शन जो है ना ओकेजनली हिंट करती हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐसी कंडीशन पैदा हो रही हैं इंडिया के अंदर जो अच्छी नहीं है। ये सच्चाई बता रहे हैं कि भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मुगल साम्राज्य के दौरान भी जो कभी कभी सच्चाई हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को खा रही हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्टिसंस क्या क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। अब सारी कौन जा रहा है, सारे की सारी किंग लूट रहा है, वो वाह वाही तो लूट रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, किसके लिए, सोसाइटी के लिए। ये कहता है आर्टिसंस हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चरर, कि आर्टिसन तो अच्छे हैं लेकिन उनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता है। जब उनको पुरस्कार नहीं मिलता है तो वो काम भी अच्छा नहीं करेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जितना भी प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा कौन ले जाता है, स्टेट ले जाता है। अब स्टेट जब प्रॉफिट ले जाएगा तो उस आर्टिस्ट के पास क्या बचेगा, और वो क्यों करना चाहेगा, जब उसको कुछ मिला ही नहीं तो वो क्यों करेगा, वो छोड़ देगा।
तो क्या है, अब डिक्लाइन होती चली जाएगी क्या, एवरीवेयर मैन्युफैक्चरिंग डे बाई डे क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। एट द सेम टाइम वो कहते हैं कि वास्ट क्वांटिटी में वर्ल्ड के प्रेशियस जो मेटल है ना वो इंडिया के अंदर आ रहा है भाई, क्योंकि इंडिया के क्या डिमांड काफ़ी है। अब डिमांड काफ़ी है तो डिमांड होने के कारण क्या हो रहा है, अब डिमांड काफ़ी है यानी कि लोग यहाँ पे व्यापार करने आते हैं, व्यापार करने आते हैं तो यहाँ के लोग किस में व्यापार करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में। अब यहाँ की जो मसाले हैं या टेक्सटाइल है काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी डिमांड है यूरोप के अंदर, यूरोप वाले क्या होते हैं, यहाँ आते हैं। अब यहाँ के लोग क्या करते हैं, इनसे कहेंगे कि भाई हमें तो क्या चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, तो ये गोल्ड और सिल्वर में करते हैं। और वहाँ के लोग क्या करते हैं, पूरे संसार में इनका क्यों फैला हुआ है, क्योंकि यूरोप में गई, अब यूरोप वाले इसको अलग अलग मार्केट में बेच रहे हैं, तो वहाँ से ये क्या कर रहे हैं, सोना चांदी ला रहे हैं, और ये कहाँ देके जा रहे हैं सोना चांदी, इंडिया के अंदर। तो यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है ना वो काफ़ी प्रीसियस हैं, यहाँ की सारा मेटल जो है ना सोना चांदी इंडिया के अंदर आ रहा है घूम फिर के, चाहे वो कहीं भी चले जाए, मैंने चीन के अंदर है, अब चीन के अंदर भी घूम फिर के कहाँ जाएगा, इंडिया के अंदर। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो टेक्सटाइल जाएगा बीच में जाएगा, यहाँ के लोग यहाँ बेचने जाएंगे, और यहाँ के लोग क्या करेंगे, इनसे मेटल लेंगे, ये लोग इनसे देंगे, ये इंडिया के अंदर ला देंगे, तो फॉलो क्या हो रहा है, सारा का सारा इंडिया में, इसलिए हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। एक्सचेंज करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। ये ये भी बताते हैं कि भाई यहाँ पे जो मर्चेंट्स है ना, व्यापारी लोग, उनकी एक कम्युनिटी समुदाय जो उनका है, उनका समूह जो है वो काफ़ी समर्थशाली है, काफ़ी शक्तिशाली हैं, और वो लोग बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं भी करते हैं, विदेशों में जाते हैं और वहाँ से ज़रूर कुछ सामान वहाँ से लाते हैं और यहाँ पे बेच देते हैं। अब ये मुगल सिटी के बारे में भी बताते हैं भाई, कि मुगल सिटी उस समय कैसी थी। ये कहते हैं 17 सेंचुरी के दौरान 15% जो पॉपुलेशन है ना वो बस टाउन्स में रहती थी, बाकी 85% कहाँ रहती थी, विलेज के अंदर रहती थी। बर्नियर ये डिस्क्राइब करता है मुगल सिटी के बारे में कि कैंप टाउन है भाई। कैंप टाउन का मतलब है सीवर, कि सीवर लगा, मान लीजिए राजा कहीं जा रहा है तो कुछ दिन के लिए इन्होंने किसी प्लेस पे डेरा डाल लिया, इस प्लेस के आसपास क्या हो जाएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पॉपुलेटेड एरिया बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक छोटा सा सिटी बच जाएगा और यहाँ पे बाजार खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही कैंप यहाँ से चला जाएगा तो धीरे धीरे ये बाजार भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए डिस क्या करता है, ये मुगल सिटीज को कहता है कि ये तो कैंप टाउन है, कि कैंप लगता है तो ये आ जाते हैं, अदरवाइज ये कैंप खत्म होने के कुछ दिन बाद खत्म हो जाते हैं, डिक्लाइन होता है, अपने आप खत्म हो जाते हैं। देयर वर ऑल काइंड ऑफ टाउन, मैन्युफैक्चरिंग टाउन भी हैं, ट्रेडिंग टाउन्स भी हैं, पोर्ट टाउन भी हैं, सेंटर भी हैं, पिलग्रिम्स टाउन्स भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं भाई, हर तरह के टाउन्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट कहता है टाउन्स जो है ना वो इंडिकेट करते हैं हमारी समर्थशाली जो मर्चेंट्स कम्युनिटी और प्रोफेशनल क्लासेस को। ज़्यादातर टाउन्स के अंदर रॉयल्स फैमिली, मर्चेंट्स या प्रोफेशनल क्लासेज रहती हैं, और वो उस चीज़ के कमाई धमाई करने के लिए शासक के रूप में कार्य करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं राजाओं को भी। मर्चेंट्स जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, ये बड़े बड़े समुदाय में रहते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, गिल्ड सिस्टम बना के रखते हैं, और जो कास्ट है वो ऑक्यूपेशन की एक ग्रुप बन गई है, जो ऑक्यूपेशन करते हैं वही कास्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। वेस्टर्न इंडिया की ये बात करता है, तो उस वेस्टर्न इंडिया में इन मर्चेंट्स को जो पश्चिमी जो गुजरात और आपका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, गुजरात महाराष्ट्र सॉरी गुजरात और राजस्थान वाला जो पार्ट है, इसको ये बता रहा है कि ये जो पार्ट है ना इसमें जो मर्चेंट्स है ना उनको महाजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, महाजन बोला जाता है, चीफ बोला जाता है, या सेठ बोला जाता है। जो अर्बन सेंटर हैं जैसे अहमदाबाद है, वहाँ के जो चीफ हैं उन मर्चेंट्स जो कम्युनिटी के उनके भी चीफ बन जाते हैं, उसको नगर सेठ बोला जाता है या उनको महाजन बोला जाता है, तो इनको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। अर्बन प्रोफेशनल क्लासेज, अर्बन जो सेंटर है यानी कि शहरी जो क्षेत्र हैं, जो सिटी के एरिया, उसके अंदर अंदर प्रोफेशनल क्लासेज भी रहती है, जिसके अंदर फिजिशियन जिसको डॉक्टर कह सकते हैं, हकीम या वैद आते थे, टीचर के अंदर पंडित या मुल्ला आते थे जो कि पढ़ाई का लिखाई का काम करवाते, टीचिंग का काम करते थे, लॉयर जिनको वकील कहा जाता है, पेंटर, आर्किटेक्चर, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे रहती थी।
और कुछ एक जो थे, हालांकि ये कुछ एक इनमें से ना जो डिपेंड रहते थे कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के वो हकदार होते थे, वहीं से उनको क्या मिलता था, रहने खाने का चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे मिलती रही थी। तो वो डिपेंड रहते थे टोटली ऑन कोर्ट। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ स्लेव। जो स्लेव है उनका यूज कहाँ किया जाता था? स्लेव यानी कि दास प्रथा भी हमारे यहाँ पे मिलती थी। कहता है जो स्लेव है ना वो ओपनली सोल्ड किए जाते थे मार्केट के अंदर। जैसे कुछ कम्युनिटी जो कमोडिटी होती हैं, जैसे चावल, जीरा, बाजरा, ये ऐसे बेचे खोचे जाते हैं मंडियों के अंदर, ऐसे इनकी मंडियाँ लिखती थी और इनको गिफ्ट के तौर पे एक्सचेंज किया जाता है लोगों के द्वारा, कि लोग इनको खरीद लेते थे एज ए गिफ्ट, कि हम किसी को गिफ्ट देंगे भाई। अब गिफ्ट के बदले क्या करेंगे, हम किसको वो कर देंगे, अपने साथियों को दे देंगे। तो कहता है कि इब्न बतूता ऐसा बताता है कि जब मैं सिंध पहुंचा था तो मैंने मोहम्मद बिन तुगलक जो सुल्तान है उनके लिए क्या खरीदे थे, बहुत सारे हॉर्स, कैमल्स और स्लेव को खरीदा था। और ये भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते थे, कुछ फीमेल और कुछ मेल जो है स्लेव भी होते थे। और सर्विस देते थे, ये फीमेल जो स्लेव है सर्विस करते थे और एक्सपर्ट होते थे म्यूजिक एंड डांस में, मनोरंजन के तौर पर इनका यूज किया जाता था। जो फीमेल स्लेव हैं वो कई बार एक तरह से जासूस के रूप में भी काम किया जाता था, उनको लिया जाता था ताकि जो नोबल्स हैं, जो उनके अमीर हैं, उन पे उनकी निगरानी बनी रहे। जो स्लेव हैं उनको डोमेस्टिक लेबर के काम में भी काम किया जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ म्यूजिक और डांस के लिए या उसके लिए, आर्मी में भी कई बार इनका काम लिया जाता था और कभी डोमेस्टिक काम लेबर में भी इनका काम किया जाता था। अबन बतूता ने नोट किया है कि मैन एंड वुमेन जो स्लेव है ना वो पालकी भी उठाने का काम करते थे, डोला जिसको बोला जाता है, पालकी जिसे बोलते हैं, पालकी मैन भी होते थे। और इनके प्राइस जो थे ना, फीमेल स्लेव रिक्वायर्ड डोमेस्टिक लेबर एंड वेरी लो, यानी कि जो फीमेल जो होती थी ना उन स्लेव की जो प्राइस है वो काफ़ी लो होते थे बजाय कि मेल के। अब ये बताते हैं सती। सती प्रथा के बारे में भी ये जिक्र करते हैं। सती क्या होती है? सती का मतलब होता है कि जब भी किसी राजपूत, ज़्यादातर ये अपने जो राजस्थान है उस एरिया में ज़्यादा मिलती थी। अब इसके एविडेंस ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ राइटर्स ने इसके बारे में लिखा तो कहीं ना कहीं ये रही होगी किसी एरिया में, लेकिन ज़्यादा इसके बारे में समाज में देखने को नहीं मिलता। क्या होता है, जब भी किसी का हस्बैंड मर जाता था तो मरने के बाद वो उसको उसकी चिता के साथ ही क्या किया जाता था, जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो इसके अंदर ना चाहते हुए भी वो जबरदस्ती उनको पकड़ के जला दिया जाता है। इस फोटो में हम देख सकते हैं उनके साथ में बड़े बड़े भजन गाए जाते थे, चिल्लाया जाता था और ढोल बजाए जाते थे ताकि उसकी जो चिल्लाहट हो ना हम सुन ना सके। कुछ औरतें तो अब खुशी खुशी अपने पति के साथ चली जाती थी, लेकिन कुछ को जबरदस्ती बांध के वहाँ पे बैठाया जाता था। जो ये सती प्रथा काफ़ी खराब प्रथा थी, काफ़ी बैड कस्टम थी, आज हमारे समाज में ये नहीं मिलती है। ये करता है कि इसके बारे में पूरी तरह से एक बर्नियर बताता है। उसने मेंशन भी किया है कि मैंने एक छोटी सी विधवा को भी देखा है जो कि बिल्कुल यंग है, 12 ईयर्स की, उसको मैंने देखा है उसको सेक्रीफाइस करते हुए। लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि कुछ वुमेन तो जो कहती है अपने आप क्या करती थी, चूज कर लेती थी कि हाँ मैं अपने पति के साथ मर जाऊंगी, लेकिन कुछ को क्या करते थे, फोर्सली जला देते थे। ये वुमेन लेबर्स, वुमेन जो थी वो काम तो करती थी डांसर एंड म्यूजिक का, एंड एक सिपाही के भी यानी कि एक जासूस के तौर पे भी, लेकिन इनका कुछ डोमेस्टिक लेबर का यूज भी किया जाता था। एग्रीकल्चर हो या नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो उसके अंदर भी इनका यूज किया जाता था। जो वुमेन है वो मर्चेंट्स फैमिली की जो थी, अमीर फैमिली की जो थी, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती थी कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर, बिजनेस के अंदर, कई जगह ऐसे सबूत मिले हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वुमेन थी उनको घर की चार दीवारी के अंदर ही एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ही प्राइवेट स्पेस में रखा जाता था। घर से बाहर या पब्लिकली उनको नहीं छूट मिली हुई थी कि कहीं पार्टिसिपेट करें या किसी समारोह में वो जाएं। अब इस लास्ट यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कुछ ट्रैवलर्स ने भी कुछ बुक्स लिखी हैं उनके इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन कस्टम के बारे में, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जिनके अंदर है सबसे पहले है रोबोट निबोली।
इन्होंने ट्रांसलेट किया है इंडियन टेक्स्ट जो है यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर, और यहाँ की बहुत सारी जो कस्टम्स हैं हम उनके अकाउंट में देख सकते हैं, चाहे वो यहाँ के रिलीजियस प्रैक्टिस जो या सोसाइटी का डिवीजन हो या यहाँ की किंगशिप हो। फिर आता है दुर्वतो बारबोसा। ये पुर्तगीज ट्रैवलर था और इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर यहाँ साउथ जो इंडिया है यहाँ पे इन्होंने विजिट किया उसमें, और उसमें इन्होंने देखा था कि विजयनगर के बारे में भी ये काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है। उसमें की जो ट्रेड सोसाइटी थी साउथ इंडिया की उसके बारे में इन्होंने लिखा, साथ में विजयनगर के बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने लिखा है। टेनवियर जो है ये फेमस फ्रेंच ज्वेलर थे और इन्होंने बहुत बार इंडिया में ये आए थे, लगभग 6 बार ये इंडिया का विजिट इन्होंने की थी, और इन्होंने ही यहाँ के बारे में ट्रेडिशन कंडीशन के बारे में शानदार बड़ा शानदार उल्लेख किया है, जिसके बेस पे इंडिया के जो यूरोपियन थे वो इंडिया की तरफ आकर्षित हुए थे, इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हुए थे। इटालियन डॉक्टर मुंस्की, इन्होंने भी यहाँ की काफ़ी कुछ लिखा है। इंडियन जो सोशल कस्टम्स है, रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, वो ये लिखे हैं, और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये यहीं पे आके यहीं पे सेट हो गए थे, ये बाहर से बाहर नहीं गए थे। प्लेसेट इन्होंने विजिट किया अपने इंडिया के अंदर 17वीं सेंचुरी के अंदर, और इन्होंने यहाँ देख के कि लोगों के अंदर कितनी पॉवर्टी है, बहुत सारी गरीबी है, जितना उल्लेख लोग करते हैं उससे ज़्यादा यहाँ तो गरीबी भरी पड़ी है। किसानों की दिशा देख के, यहाँ की सोसाइटी की वुमेन की कंडीशन देख के काफ़ी आश्चर्यचकित हुए थे। जो इन्होंने पढ़ा था लिखा था यहाँ की वेल्थ के बारे में, ठीक है वो था, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी सोसाइटी भी थी समाज के अंदर जो काफ़ी बैड कंडीशन में जी रही थी, जीने के जिनको लाले पड़े हुए थे। सबसे लास्ट में पड़े फेमस अब्दुल रजाक समरकंदी आते हैं। इन्होंने साउथ इंडिया का विजिट किया था ड्यूरिंग दी विजयनगर एम्पायर, और इन्होंने इंडिया को देखा था एज ए लैंड ऑफ वंडर, कि यहाँ पे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ का ट्रेड सिस्टम, यहाँ का किंगशिप, यहाँ के एग्रीकल्चर, यहाँ के लोग, काफ़ी कुछ इन्होंने जिक्र किया है और विजयनगर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please like, share and subscribe this video. If you have any doubt, please write in the comment box. Thank you and thank you. Have a nice day.